Hello, Namaskar, and welcome to Curiously Education. I hope you're doing good. Dear friends, you're watching Current Affairs Analysis. मैं हूं प्रशांत मावानी. We have 5 important topics on our table today. Let's start with the 5th topic of the day. बहुत ही interesting और important topic है. हम सबको प्रभावित कर रही है ये चीज़, right? In fact, हम सबको destroy कर रही है ये चीज़. I'm talking about microplastics. Discuss the implications of plastic particles being detected in human brains for India's public health policies and environmental regulations. दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है, एक रिसर्च कंडक्ट की गई और रिसर्चर्स ने क्या पाया, जो चूहे हैं उनके दिमाग के अंदर, उनके ब्रेन्स के अंदर से प्लास्टिक पार्टिकल्स मिले हैं. नॉट जस्ट प्लास्टिक पार्टिकल्स, दीज प्लास्टिक पार्टिकल्स वेर मूविंग इनसाइड द ब्रेन्स. So this is a matter of shock for every one of us. प्लास्टिक पार्टिकल्स जब हमारे ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं तो हमारी जो कैपिलरीज होती हैं इनको ये यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बेसिकली बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो क्रिएट करते हैं दिस सॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स. इंसानों की बात करें तो ऑलरेडी हमारी किडनीज, लिवर्स, ब्रेन्स, ये अलग अलग जगहों पर प्लास्टिक पार्टिकल्स जो हैं वो पाए गए हैं. नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, जो टॉक्सिकोलॉजिस्ट्स हैं उनका एस्टिमेट ये है कि जो ब्रेन आता है ना, डोनेटेड ह्यूमन बॉडी है, तो जो डोनेटेड ह्यूमन बॉडी में से जो ब्रेन निकाला जाता है ना, तो एक ब्रेन के अंदर लगभग 10 ग्राम जितना प्लास्टिक जो है वो हमें देखने को मिलता है. जस्ट इमेजिन कि हमारे दिमाग तक प्लास्टिक जो है ये माइक्रो प्लास्टिक पहुंच गया है. माइक्रो प्लास्टिक की साइज़ की बात करें तो इट इज़ स्मॉलर देन 5 mm और नैनो प्लास्टिक्स की बात करें तो इट इज़ स्मॉलर देन 100 nm. राइट, सो यू कैन इमेजिन कि इनको देखना जो है इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर अस, राइट, विद नेकेड आइज. अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स पर इम्पैक्ट करती हैं, राइट, और इसकी इम्पैक्ट इतनी ज़्यादा होने लगी हैं, अब बहुत सारे केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं. द थिंग इज़, ये ऑफकोर्स एक नई चीज़ है बिकॉज प्लास्टिक का प्रोडक्शन जो है वो लगभग आप समझ लीजिए 1 सदी भी नहीं हुई है. और इसको मीन्स प्लास्टिक का इन्वेंशन जब हुआ, यूज़ करना हमने स्टार्ट किया तो इट्स नॉट बीन 1 century. लेकिन एज वी ऑल नो कि प्लास्टिक को डिग्रेड होने में सदियाँ लग जाती हैं, राइट. तो आप समझ लीजिए it's nearly, it will take ages for plastic to get degraded in natural environment. और चिंता का विषय यह है कि रिमोट आइलैंड्स, डीप ओशियंस, एंटार्क्टिका का आइस, हमारी जो फूड, हमारी वाटर, हमारी जो वाटर की साइकिल है, वाटर, पानी, एयर, हर जगह पर प्लास्टिक हमें देखने को मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि अब आप गांव चले जाओगे तो वहाँ पर आपको माइक्रो प्लास्टिक जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा. हर जगह पर ये है और ये चीज़ जो है ये बढ़ती ही जा रही है. ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है, एज यू नो, राइट. और माइक्रो प्लास्टिक्स की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इम्यून डिसफंक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सारी डिजीज़ेस हो रहे हैं. हमारे शरीर में कैसे एंटर होते हैं? बहुत सारी चीज़ों से. फॉर एग्जांपल, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, पानी की जो बोतल आती है ना, वी परचेस 20 रुपये की, 50 रुपये की, जो भी पानी की बोतल है, 5 रुपये की बोतल्स भी आती हैं. ये सारी पानी की बोतलें जो होती है इसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक होता है. जब हम माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक जो है उसको इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ये कहते हैं कि टूथपेस्ट में भी होता है, बहुत सारी जगहों पर माइक्रो प्लास्टिक जो है वो यूज़ होता है. और इनफैक्ट कुछ मेडिकल डिवाइसेस जो हैं उनमें भी माइक्रो प्लास्टिक, उसकी वजह से भी जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर माइक्रो प्लास्टिक आ जाता है. नाउ द थिंग इज़, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है ना, वो जब हमारे सेल्स में एक बार इन्फिल्ट्रेट हो जाए तो हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे हम इनको हटा सकें, रिमूव कर सकें. 2024 की एक स्टडी ने ये पाया है कि 60% हार्ट सर्जरीज जो कंडक्ट की गई, जो हार्ट सर्जरीज कंडक्ट की गई तो उसमें 60% पेशेंट्स जो थे तो उनके अंदर से प्लास्टिक पाया गया, राइट. उनकी जो वेसल्स हैं उसके अंदर प्लास्टिक पाया गया. प्लास्टिक पार्टिकल्स रीच्ड माउस ब्रेन्स विद इन मिनट्स ऑफ एंटरिंग ब्लड स्ट्रीम. नाउ द थिंग इज, जब खाने के माध्यम से पेट में गया तो उसको थोड़ा वक्त लगा, राइट. वो शरीर के वाइटल ऑर्गन्स के आसपास माइक्रो प्लास्टिक्स हमें देखने को मिला. लेकिन जब चूहों पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया तो जब ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से माइक्रो प्लास्टिक को इंजेक्ट किया गया तो मिनटों के अंदर ये माइक्रो प्लास्टिक जो है वो दिमाग तक पहुंच गया.
brain samples showed 50% more microplastics in 2024 than in 2016. And dear friends, प्लास्टिक का प्रोडक्शन जो है इज गोइंग टू बी डबल बाय 2040. 2024 में एक बुसान समिट हुई थी. इसमें वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो एक प्लास्टिक ट्रीटी जो है इस पर एक एग्रीमेंट नहीं कर पाए. एक फेलियर रहा पूरी दुनिया का. ये पूरी दुनिया का ही फेलियर है टू बी ऑनेस्ट. और हमारे देश में इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है इस पर बैन लगाया गया. पूरी दुनिया पर इस पर बैन लगाने की बात चल रही है, लेकिन आज भी एज यू कैन ईजिली फाइंड इट. तो इसको लेकर भी अवेयरनेस जो है वो ना के बराबर है. Investment in biodegradable alternatives and research on mitigation strategies are must. वरना ये चीज़ जो है वो हमें डिस्ट्रॉय कर देगी. एज यू नो कि 2014 में, नाउ यू नो द फैक्ट कि 2014 में अभी जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है उसका डबल हो जाएगा. और दुनिया में लगभग आप समझ लीजिए 400 मिलियन टन्स पर ईयर प्लास्टिक जनरेट होता है और उसका सिर्फ 9% जो है वो हम रिसाइकल कर पाते हैं. तो things are very very serious. Now let's move on to the next topic. Dear friends, आज हमारे टेबल पर दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं. ये वाला टॉपिक है राइट. इसका नाम है नंबर 1, क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रम्प्स अप्रोच टू यूक्रेनियन सॉवरेनिटी फॉर global democracies with specific reference to India's geopolitical challenges. I'm sure you know कि जो ट्रम्प साहब ने कहा था इज गोइंग टू बी ग्रेट टेलीविजन. मतलब यह है कि जो व्हाट्स द नेम ओवल ऑफिस में जो डिस्कशन हुई या फिर तू में हो गई थी जेडी वैंस, प्रेसिडेंट ट्रम्प और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में. तब आपने वो देखा ना. और इससे पहले की जो हमारी डिस्कशंस थी, मैंने एक जो मिनरल डील है क्या हो सकती है, क्या कौन कौन से मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की थी. हमने मैप के माध्यम से देखा था, बीबीसी का वो मैप देखा था जिसमें कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं. ये सारी चीज़ें हमने, यूक्रेन की बात ऑफ कोर्स यहाँ पर हो रही है. तो अभी जो ट्रम्प साहब का जो अप्रोच रहा है यूक्रेन को लेकर, तो इसकी इम्पैक्ट भारत पर क्या हो सकती है, भारत को किस एंगल से इस चीज़ को देखना चाहिए राइट. सो एज वी ऑल नो कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी जो है ये अभी खतरे में है. और अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग. डियर फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले हमने वेस्टफालिया का जो कॉन्सेप्ट था उसको समझा था. उससे हमने देखा कि कैसे सॉवरेनिटी जो है उसका जन्म हुआ. और आज देखिए सॉवरेनिटी जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है यूएसए के और यूक्रेन के बीच में, इट लुक्स लाइक के सॉवरेनिटी जो है उसकी अब उतनी ज़्यादा कदर जो है वो नहीं रही है. So Trump's attitude to Ukrainian sovereignty holds worrying implications, right? He seems agreeable to Putin's doctrine of limited sovereignty. अब व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं उनका कहना या बेसिकली रशिया का कहना यह है कि 91 या फिर 1991 से पहले वे सारे देश जो यूएसएसआर के पार्ट थे राइट, आज ये सारे देश जो हैं ये सॉवरेन कंट्रीज हैं. लेकिन पुतिन का ये प्रपोजल है, रशिया का ये प्रपोजल है कि ये सारे जो देश हैं जो एक समय पर यूएसएसआर के पार्ट थे, तो इनकी कंप्लीट सॉवरेनिटी नहीं होनी चाहिए, इनकी लिमिटेड सॉवरेनिटी होनी चाहिए. लिमिटेड का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पावर्स हैं वो रशिया के पास भी होंगे, जो क्रेमलिन के पास होंगे. तो इस प्रकार की जो एक बात है उन्होंने प्रपोज की है. और बॉर्डर ब्रीचिंग एग्रेशन, यानी कि आप किसी की बॉर्डर तोड़ के उस बॉर्डर के अंदर चले जाते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ जो है उसके बारे में उतना बड़ा स्टैंड या फिर उतना एग्रेसिव स्टैंड जो है वो ट्रंप साहब ने नहीं लिया है, यूएसए ने नहीं लिया है. तो दिस सेंड्स अ वेरी डेंजरस मैसेज टू द वर्ल्ड कि इट इम्प्लाइज नो एडवर्स फॉल आउट फॉर इन्वेडिंग ए नेबर्स टेरिटरी. कि अगर कोई बड़ा देश, ताकतवर देश, आप अपने छोटे पड़ोसी देश पर हमला बोल देते हैं तो फिर यूएसए की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगी एज फार एज यू डू बिजनेस विद यूएसए. अब हमारे देश की सिचुएशन आप जानते हैं, ईस्टर्न नेबर की बात करें, चाइना की बात करें, तो चाइना की जो स्ट्रेटजीज रही हैं वो एक्सपांशनिस्ट ही रही है. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिमाग में आ रहा है अभी लाइव, तो वो ये है कि इफ़ यू ऑब्जर्व द मैप ऑफ चाइना राइट, देन यू विल फाइंड के लगभग आप समझ लीजिए 14 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ चाइना का
किसी ना किसी प्रकार का लैंड डिस्प्यूट केस चल रहा है, या फिर लैंड डिस्प्यूट वाला मसला जो है वो चल रहा है। रशिया के साथ भी उनका ये इश्यू चल रहा है, हमारे साथ चल रहा है, दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक भूटान जो है, उनकी भी जो ज़मीन है उस पर भी चाइना की नज़र है। तो यू कैन अंडरस्टैंड ना कि ये जो ट्रंप साहब हैं वो रशिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हैं। तो भारत जैसे देश के लिए इट्स ए बिग वार्निंग साइन कि हमारे यहाँ पर तो चाइना है जो, उसका नेचर आप जानते हैं कि वो दूसरे देशों की ज़मीन हड़पना चाहता है। मीन्स आई गिव यू एग्जाम्पल ऑलरेडी, इजंट इट। दूसरी तरफ क्या है, वेस्टर्न बॉर्डर पर देखें तो वी हैव स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। तो ये वाला भी इश्यू है। तो ट्रंप साहब का जो वर्ल्ड व्यू है, इस वर्ल्ड व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दुनिया को देखे तो जिसके पास ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन ये वर्ल्ड व्यू जो है ये भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, राइट। भारत के लिए एक आई ओपनर है। तो ये जो सॉवरेनिटी ब्रीच हो रही है तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो मल्टीफोल्ड है, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा कोस्ट इसका किसी पर है, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होते हैं वो होते हैं उस छोटे देश में रहने वाले साधारण नागरिक। इतिहास ने ये चीज़ हमें सिखाई है, ह्यूमन बींग्स को। सीज़ फायर जो है इट्स नॉट पीस। अभी गाज़ा और इसराइल के बीच में भी एक सीज़ फायर हुआ था। तो क्या सीज़ फायर का मतलब ये है कि अब वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए शांति आ गई? नो। सीज़ फायर जो है इट्स अ गुड फर्स्ट स्टेप, बट सीज़ फायर इज नॉट पीस एट ऑल। Peace cannot be brokered when a victim state's sovereignty is dismissed. 2014 में जिस प्रकार से ज़मीन हड़प ली थी और आज 2022 के बाद जो एरिया अब रशिया के कंट्रोल में है, राइट। तो यहाँ पर क्लियर एक सॉवरेनिटी जो है यूक्रेन की वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई है। अब जनरली दुनिया के दूसरी जगहों पर कभी भी कुछ होता है और यहाँ पर भी यही हुआ था। एक लंबे समय तक जो मीन्स यूक्रेन जो है उसको यूएसए का सपोर्ट ही रहा है, वरना एज वी ऑल नो कि यूक्रेन उतना ताकतवर देश नहीं है व्हेन इट कम्स टू रशिया। रशिया पूरी दुनिया जानती है कि इट्स वन ऑफ द टॉप कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। तो रशिया के सामने इतने लंबे समय तक टिक पाना जो है, 3rd एनिवर्सरी अभी गई थोड़े दिनों पहले, राइट। लास्ट मंथ की बात है, 24 फरवरी को थर्ड ईयर हो गया, राइट। 3 साल खत्म हो गए। सो इतने लंबे समय तक टिक पाना जो है इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट सपोर्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, विदाउट सपोर्ट ऑफ यूएसए एंड नेटो एक्सेट्रा। तो यूएसए ने ही ये प्रपोजल रखा था, एज यू नो नाउ के वी टॉक्ड अबाउट इट, इट वाज समवेयर अराउंड लेट 2000 जब अमेरिका की सरकार ने यह कहा कि यूक्रेन जो है उसको नेटो का पार्ट बनाना चाहिए। और एक लंबे समय से पुतिन इज ऑल्सो अगेंस्ट दिस थिंग कि भाई हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि आप नेटो का एक्सपांशन नहीं करेंगे, और धड़ाधड़ नेटो का एक्सपांशन हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया जो है वो गलत हैं या फिर दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि दोनों का फॉल्ट रहा है। लेकिन यूक्रेन जो है इट वॉज इन यूएसए का सपोर्ट था, तो इसकी वजह से यूक्रेन जो है वो इट वाज लाइक वो थोड़ा रशिया के सामने एग्रेशन दिखा रहा था। अब वॉशिंगटन जो है यानी कि यूएसए जो है वो इतने समय तक इंटरविन कर रहा था, अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी चेंज कर ली है। बहुत नया यूएसए जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ a bit of concern, क्योंकि यहाँ पर यूएसए जो चीज़ प्रमोट कर रहा है दैट इज़ माइट इज़ राइट। जिसके पास ताकत वो जो चाहे वो करेगा। और यहाँ पर ट्रंप साहब भी खुद कह रहे हैं कि हम जो पानामा कैनाल है उसको टेक ओवर कर लेंगे, ग्रीनलैंड हमें चाहिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं, गल्फ ऑफ अमेरिका, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो ग्लोबल ऑर्डर है, तो प्रश्न ये भी उठता है ना कि तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो क्या कर रही है। तो ग्लोबल ऑर्डर जो है ये पूरा अंडरमाइन हो रहा है। तो फिर इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन की कोई इम्पैक्ट ही नहीं है या फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर दे आर नॉट एबल टू स्टॉप कंट्रीज लाइक रशिया और यूएसए एक्सेट्रा। न्यू दिल्ली मस्ट रिमेन विजिलेंट अबाउट पोटेंशियल फॉल आउट। हमें इस चीज़ को लेकर चौकन्ना रहना है, हमेशा हमें दिमाग में इस पॉइंट को रखना है कि ऐसा भी हो सकता है, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, इसी टॉपिक
के साथ जुड़ा हुआ एक similar topic है, right? It's very very interesting article again. Discuss the implications of US isolationism of India's role in the Indo-Pacific region and its efforts to counterbalance China's growing influence. Now, यूक्रेन तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएसए उनको सपोर्ट करे, राइट, बट यूएसए अब कह रहा है कि भाई कंडीशंस हैं, आप हमारे साथ मिनरल की डील कीजिए तो फिर हम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर रशिया को हम समझा सकते हैं, अगर कोई डील नहीं है तो फिर आप ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। यूएसए अब जो भी एक्शन लेगा या फिर ले रहा है, जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इट इज़ क्लोजली वॉच्ड बाय ऑथोरिटेरियन रेजीम्स लाइक बीजिंग एंड मॉस्को। दोनों देख रहे हैं कि यूएसए क्या कर रहा है। अगर यूएसए कोई वैक्यूम क्रिएट करेगा, राइट, अगर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से यूएसए हट जाएगा तो वहां पर कौन आएगा पता है? वहां पर चाइना पहुंच जाएगा। आज अफ्रीका की सिचुएशन देखिए, याद आ रहा है ना अफ्रीका वाला जो मीडिया वाला हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि कैसे चाइना जो है वो अफ्रीका के लोगों का दिल और दिमाग जो है वो जीत रहा है। हमने मैप भी देखा था। सो जहां जहां वैक्यूम क्रिएट करेंगे वहां पर यूएसए जो वैक्यूम क्रिएट करेगा, यूएसए कहीं पर खाली जगह छोड़ेगा तो वहां पर चाइना पहुंच जाएगा। एक और मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, दैट इज सऊदी अरेबिया और ईरान। इनके बीच में एक डील हुई थी। कहां पर हुई थी ये? बीजिंग में। चाइना ने करवाई थी ये डील, सऊदी अरेबिया और ईरान। नाउ इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट टू बिग राइवल्स। तो यूएसए में नहीं, लेकिन ये दो बीजिंग में जाकर इनकी मुलाकात हुई। तो these are the things that are being, अब ये ऑब्जर्व करेंगे कि भाई यूएसए की एक्शंस जो हैं वो किस दिशा में जा रही हैं। और बीजिंग जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ट्रंप जो है वो यूक्रेन से हट रहे हैं या फिर यूएसए हट रहा है, तो कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, क्योंकि यूएसए कमज़ोर है। यूएसए एक ऐसा देश है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट यूएसए। यूएसए कभी ऐसा नहीं कहेगा कि हम हार गए। यूएसए ऐसा कहेगा कि अब हमारा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर वो कमज़ोर हो रहे हैं तो दे विल नॉट से कि वी आर वीक इसलिए हम जा रहे हैं। वो ये कहेंगे कि भाई वो अपना जो कहते हैं ना, अपना सिर हमेशा ऊपर रख कर बात करेंगे, वो कभी झुक कर बात नहीं करेगा। यूएसए का एक ये एटीट्यूड रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक लंबे समय तक यूएसए जो है वो टॉप पोजीशन, टेबल के राइट एट द वेरी टॉप बैठा है। अभी तक यूएसए ने जो कहा वही सारी दुनिया ने फॉलो किया है। कुछ जगहों पर यूएसए को प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, फॉर एग्जांपल वियतनाम वॉर एंड थिंग्स, लेकिन यूएसए हमेशा पावरफुल पोजीशन से ही बात करेगा। तो यूएस ऐसा नहीं कहेगा कि हम कमज़ोर हो गए, हमें ये खर्च करना पड़ रहा है, ये वॉर चलते रहते हैं, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इसमें बर्बाद हो जाते हैं। नहीं, यूएसए ऐसा कहेगा कि भाई हमें इसमें क्या फ़ायदा, हम आपके प्रॉब्लम में क्यों पार्ट लें। एंड दिस इज़ एक ऐसा देश जो इनडायरेक्टली भी कहीं पर पहुंच जाता था, अब ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे। इट सेल्फ इंडिकेट्स फ्रॉम बीजिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू कि यूएसए जो है वो वीक हो रहा है। और अगर यूएसए इसी प्रकार का आइसोलेशनिज्म फॉलो करेगा, अगर यूक्रेन को ऐसे ही छोड़ देगा, तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट होगा। फिर चाइना क्या करेगा? ताइवान जो है उसको भी हड़प लेगा, ताइवान पर अटैक कर सकता है। ताइवान को किसने अभी तक, चाइना ने ताइवान पर अटैक नहीं किया। उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न इज यूएसए। एक बार यूएसए अपने हाथ खड़े कर ले, उसी शाम चाइना जो है वो ताइवान को अपने कंप्लीट कंट्रोल में ला कर रख देगा। सेम थिंग गोज विथ साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी जब उसके कंट्रोल में आएगा तो कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है उस पर भी इम्पैक्ट आ सकती है। रशिया की जो मिलिट्री है वो डेफिनेटली थोड़ी वीक हुई है, राइट। ये यूक्रेन ने एक बहुत ही टफ फाइट दी बिकॉज यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा था, एज वी ऑल नो। तो अब यूएसए का ये प्लान है, ये बताया जा रहा है कि यूएसए जो है वो रशिया को अपने साथ रखकर चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। रशिया जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करेगा, क्योंकि क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि चाइना का डेप्यूटी बन चुका है रशिया। एक समय पर रशिया जो है वो किसी का डेप्यूटी नहीं था, आज चाइना का डेप्यूटी बन चुका है। तो रशिया के लिए ये अच्छा होगा कि अगर यूएसए उसके साथ हाथ मिलाता है,
आई डू अंडरस्टैंड कि उतने अच्छे कोडियल रिलेशन नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत हैंडशेक और ये सारी चीज़ें, इस प्रकार का भी अगर माहौल हो गया, फ्रेंडशिप नहीं लेकिन एक्वेंटेंस वाला भी माहौल हो गया, तो भी रशिया जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एंजॉय कर पाएगा। बिकॉज फिर अभी जो चाइना का एक डेप्यूटी बनकर रहना पड़ रहा है, तो वो नहीं रहना पड़ेगा। तो एक तो ये बात होगी, और दूसरी चीज़ ये है कि यूएसए को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रशिया जो है वो इतना एग्रेशन इसीलिए कर सका क्योंकि उसको चाइना का इकोनॉमिक सपोर्ट था, राइट। रशिया का जो ऑयल है वो बहुत बड़ी मात्रा में, सारे सैंक्शंस और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए चाइना ने ऑयल खरीदता रहा, और यही ऑयल के पैसे की वजह से रशिया जो है वो एग्रेशन एक्सप्रेस। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी के रशिया जो है वो रातों रात चाइना को छोड़कर यूएसए की तरफ आ जाए। यूक्रेन ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूरोपियन देश जो हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करें, और यूक्रेन जो पीस चाहता है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सारी चीज़ों का जो ब्रीचमेंट हुआ है, तो यूक्रेन बार बार ये कह रहा है कि हमें ये चाहिए एक्सेट्रा, लेकिन पुतिन जो है वो ये कह रहा है कि भाई ट्रूप विड्रॉवल नहीं होगा। जो ज़मीन अभी हमारे पास आ चुकी है, लगभग 20% जितनी यूक्रेन की ज़मीन जो है वो रशिया के कंट्रोल में है, तो वो अब वापस आपको नहीं मिलेगी। तो अब ये सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि एक तरफ यूएसए जो है वो अपने हाथ ऐसे खड़े कर रहा है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन, वी विल नॉट गेट इन्वॉल्व इफ़ यू डोंट पे मनी एंड थिंग्स। तो अब यूरोपियन, एक यूनिफाइड यूरोप, एक ऐसी यूरोप की खुद की आर्मी, नेटो नहीं लेकिन यूरोप का एक अपना खुद का एक नेटो, इस प्रकार के आइडियाज़ जो हैं इनको भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस जो है वो मिलने लगा है। यूरोप जो है वो यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकता है, और यूक्रेन के लोगों ने या फिर यूक्रेन के जो जर्नलिस्ट हैं तो उन्होंने भी एक आर्टिकल में लिखा था कि एक अपील की थी, और ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो भी कहीं ना कहीं यही अपील कर रहे हैं कि भारत जो है वो उनको सपोर्ट करें। सो ये दो टॉपिक्स ऐसे थे दोस्तों जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस टॉपिक एज वेल। नाउ वी हैव टू मोर टॉपिक्स टू गो। लाइक बिफोर दैट लेट मी क्विकली गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज। दोस्तों ये जो सीरीज़ हैं इट विल हेल्प यू विथ योर क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल, राइट। इसको डेवलप करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ एग्जामिनेशन में आपको एक एज मिलेगी, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू वॉच all the videos, right? You have to watch all the videos. You have to be regular with it, right? I'll try to be as regular as I can. Sundays को ये lectures नहीं होते हैं, and just in case if I'm traveling, then उस समय पर नहीं होते because it's not possible to produce lectures when you are traveling. But you will get somewhere around 20-25 videos per month, और पर वीडियो में वी कवर 5 टॉपिक्स, और ये जो सीरीज़ है इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन की गई। तो जस्ट इमेजिन 5 टॉपिक पर डे, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई इट विद जस्ट 20, दैट मीन्स आपके 100 टॉपिक्स जो हैं वो एक महीने के अंदर कवर हो गए। इससे ज़्यादा होंगे लेकिन रफली स्पीकिंग 100 टॉपिक्स। सो it will help you a lot with your mains examination, with your prelims, with your interview and everything. और ये alert section है in case if there is a day off or future में कभी off है for maybe a day or two, then I will let you know in the alert section. Okay, now let's talk about the third topic, and this one is about war on drugs. पंजाब की सरकार की, we know right the situation of Punjab, बार बार न्यूज़ में आता है पंजाब because of this drugs and stuff. Critically analyze the recurring failure of Punjab's war on drugs campaigns and suggest measures for long-term success. Now, पंजाब सरकार जो है उसने एक बहुत बड़ा कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दिया है अगेंस्ट ड्रग्स, ऑफ कोर्स वॉर ऑन ड्रग्स टू बी प्रिसाइज, और ये सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 3 महीनों के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। 798 रेड्स कंडक्ट की गई, 290 लोगों को अरेस्ट किया गया। ड्रग्स की क्वांटिटी की बात करें तो मैसिव सीजर्स किए गए। अब एक लंबे समय से पंजाब जो है इट इज़ फाइटिंग दिस ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग वाला इश्यू, बिकॉज एक जो गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं जिसको, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तो इसके काफ़ी नज़दीक हैं पंजाब, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न बताया जाता है कि
गोल्डन क्रिसेंट की वजह से पंजाब जो है उस इट्स ए सॉर्ट ऑफ एंट्री गेट फॉर ड्रग्स इन एज फार एज हेरोइन इज कंसर्न, तो ये यहाँ से ही एंटर होता है। प्रीवियस कैंपेन्स जो हैं वो रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाए। भगवत मान सरकार जो है तो उनकी सरकार का जो फोकस है दैट इज़ डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, और इसी के साथ साथ जो प्राइवेट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं तो इनको रेगुलेट करना, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग सेल्स जो हैं इस पर एम्फेसाइज, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिलहाल इस मिशन में वॉर ऑन ड्रग्स में हमें देखने को मिल रही है। नाउ द थिंग इज पॉलिटिकल कॉम्प्लिसिटी है, पोरस बॉर्डर्स हैं, इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो ड्रग्स में फंसे हुए हैं। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय गुरदास मान साहब जो हैं, तो उनका एक गाना है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसका जो एक छोटा फिल्म ही है, वो 10 मिनट का एक गाना फिल्म है। एंड उसमें बताया गया है कैसे एक भगत सिंह जो हैं जब वो छोटे बच्चे होते हैं तो और फिर उनको बताते हैं कि भाई मैं तुझे 100 साल आगे ले जाऊँ, वक्त उनको मिलने के लिए आता है। आप देखिएगा उस गाने को एंड यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय पंजाब। उस गाने में पंजाब की कहीं ना कहीं जो एक रियल लाइफ है, फिलहाल करंट कंटेम्प्रेरी लाइफ जो है वो दिखाई गई है। फेलियर टू डिसमेंटल लार्ज कार्टेल्स रेजेस डाउट्स अबाउट इफेक्टिवनेस। क्या होता है कि छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो पकड़ी जाती है, लेकिन बड़ी मछलियाँ जो है वो कभी हाथ में नहीं आती। 2017 में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की जो सरकार थी, उन्होंने भी ये कहा था कि 4 हफ्तों के अंदर, 1 महीने के अंदर हम ये ड्रग ट्रेड जो है उसको बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, राइट। और एज आई टोल्ड यू कि लार्ज कार्टेल्स, बिग फिशेस जो हैं उन तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम, राइट। और इसको एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। 3 महीनों की जो डेडलाइन है इट्स अनरियलिस्टिक। वी नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रिक्टर बॉर्डर कंट्रोल्स और जुडिशियल एफिशिएंसी। जो लोग ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, रिमेंबर दे आर विक्टिम्स, दे आर विक्टिम्स। आई एम नॉट सेइंग कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेनी चाहिए, राइट, उनको, लेकिन डोंट ट्रीट देम एज कि वही हैं। किसी ना किसी ने उनको फंसाया है। जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो बेचते हैं, जो कार्टल्स चलाते हैं, दे आर द मेन कल्प्रिट्स। ये तो कहीं ना कहीं एक जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें की करवाई गई हैं, यू नो, दे आर द अल्टीमेट विक्टिम। सो विदाउट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्रकार के कैंपेन्स जो हैं वो चल नहीं सकते, एंड पॉलिटिकल विल भी उतनी ही चाहिए। Moving on to the 4th topic and the last topic of the day, critically analyze, because you know 5th topic हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया. Critically analyze the role of regulatory bodies like SEBI in safeguarding investor interests and maintaining market integrity in India. Dear friends, अभी हमारे जो मधाबी पुरी बुच, ये सेबी के चीफ थे, उनकी 3 सालों की टेन्योर जो हैं लास्ट फ्राइडे ख़त्म हुई, लेकिन सेबी या फिर चीज़ें उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। द थिंग इज़, एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की जाए। क्यों? क्योंकि एक ऐसी कंपनी जिसको रेगुलेटरी कंडीशंस जो होती है ना, जो आपको अगर आपकी कंपनी जो है तो वो लिस्ट करवानी है तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये एक कंपनी है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ फॉलो नहीं किए इस कंपनी ने, रेगुलेटरी कंडीशंस फुलफिल किए बिना इस कंपनी को लिस्ट किया गया। और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं ना, मेरे आपकी तरह, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सेविंग करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमने 2, 5, 50 जो भी शेयर्स खरीदे, तो लॉस जो है वो हमारे जैसे जो आम आदमी है उनका लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब कोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें क्लियर रेगुलेटरी लैप्सेस हैं और कोल्यूजन है, किसी ना किसी मिलीभगत है यहाँ पर। और अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार के जो करप्शन और कोल्यूजन के जो केसेस हैं, चार्जेस हैं, इनको प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है हमारे देश में। इससे पहले सीबी भावे थे, राइट, MCX केस, तो इनमें भी इनको एक्यूज, ही वॉज द चीफ ऑफ सेबी, और फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। NSE को लोकेशन वाला केस जो है तो उसमें भी एविडेंस ना होने की वजह से फिर इसको बंद कर दिया गया। क्या हुआ था कि कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं, तो इन ट्रेडर्स ने NSE सर्वर्स जो हैं उसके बाजू में अपने सर्वर्स लगा दिए, कहा कि भाई हमें स्पीड का एडवांटेज मिलेगा, लेकिन इनको एडवांटेज मिला, दूसरे ट्रेडर्स जो हैं ये पहले
जो सौदा करते हैं ना, ये पहले कर लेते थे ट्रेडिंग, उसके बाद दूसरे करते थे। तो ये भी जो मिली भगत थी, तो इसमें भी क्या हुआ, सेबी जो है उसने लास्ट में केस जो है वो फिर ड्रॉप कर दिया। फॉर्मर एनएसई चीफ जो हैं उनको भी छोड़ दिया गया था। और इसके अलावा यू विल फाइंड के बड़े बड़े केसेस जैसे सत्यम वाला केस था, हर्षद मेहता, केतन पारेख, IL&FS, तो ये सारे बड़े बड़े केसेस में भी यही हुआ है, राइट। इवेंचुअली लोगों का ही नुकसान हुआ है। सहारा वाला जो केस था, तो उसमें सेबी ने ये कहा था कि 25,000 करोड़ का रिफंड लिया जाएगा, और आज तक 10% इसका, 25,000 करोड़ का 10% भी सेबी जो है वो रिकवर नहीं कर पाई है। तो सेबी हैज़ बेसिकली फेल्ड टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इन सेवरल मेजर स्कैम्स। और जैसे मैंने बताया ना कि मिडिल क्लास लोग जो हैं उन्होंने अभी अभी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। भाई 1 दशक ही हुआ है SIP और इन सारी चीज़ों में लोगों का काफ़ी अच्छा फेथ रहा है। लेकिन अगर रेगुलेटरी बॉडी जो है वो हैंडल नहीं कर पाती चीज़ें, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो हिलडुल जाएगा इन सारी चीज़ों पर। तो जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ शॉक फॉर द होल नेशन एंड फॉर अदर रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल. And that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.